हेलो एवरीवन। वंदे मातरम आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन इकोनॉमी के सीरीज में हम लोग ने क्लास 1 देख लिया है और क्लास 1 के अंतर्गत हम लोगों ने जिन टॉपिक्स को देखा था उसको आप पहले से बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। उसमें हम लोगों ने अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था की समझ पर बात की थी। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र और अर्थमिति को भी हमने समझा था। आज उसी सीरीज में जो दूसरा टॉपिक हमारा होने वाला है वो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बहुत ही बेसिक समझ होती है और इसके बारे में आपको स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं बहुत बड़ी होती हैं, इसलिए कई सारे सेक्टर्स उसमें डिवाइड किए जाते हैं उसके नेचर के आधार पर। सामान्य रूप से 3 क्षेत्र की ही बात की जाती है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। लेकिन आज के क्लास में हम लोग चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र जैसे नए क्षेत्रों को भी देखेंगे और इसको समझेंगे उदाहरण के साथ। हम आगे बढ़ें इसके पहले कल का जो हमारा क्लास था उससे संबंधित एक प्रश्न आपके लिए, तो आप इसका जवाब दीजिए। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इसके लेखक कौन है? ये एक पुस्तक है। ये पुस्तक है, इस पुस्तक से जुड़ा हुआ कुछ कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक कल हमने चर्चा की थी। इसका आप जवाब दीजिए और इसका जवाब मैं वैसे क्लास के अंत में यानी वीडियो के अंत में मैं बता भी दूंगा। तो देखते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रख लेना है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र मूलतः परंपरागत तौर पे यही 3 क्षेत्र माने जाते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि 1991 में भारत में भी एलपीजी रिफॉर्म हुआ, यानी आर्थिक सुधार हुआ। ठीक है, तो उन आर्थिक सुधारों का प्रभाव वर्तमान में ये पड़ रहा है कि ये तृतीयक क्षेत्र, जिसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, इसी तृतीयक क्षेत्र को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसी तृतीयक क्षेत्र को, इसको इसलिए मिटा दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, इसी तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। और इस सेवा क्षेत्र को वर्तमान में तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र, यानी तृतीयक क्षेत्र को ही हम लोग एक्सटेंड करके चतुर्थ और पंचम क्षेत्र तक जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो ये चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र भी तृतीयक क्षेत्र ही है, यानी सेवा क्षेत्र ही है। लेकिन कुछ कुछ अंतर है, ये कुछ अंतर जो है यहीं से सवाल बना करता है। देखते हैं इसको विस्तार से। तो सबसे पहले तो प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर। इकोनॉमी का प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र क्या है? हम इस पे आगे बात करें इसके पहले ये मैं आपको बता दूं कि ये जो भी सेक्टर्स का डिवीजन है ये पश्चिमी देशों के द्वारा जो दिए गए अर्थव्यवस्था के, अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत है उन्हीं के आधार पे हैं। ठीक है, तो उन्हीं के आधार पे हमें समझना है, प्रश्न आएगा तो उसका जवाब हम भली भांति दे सकें। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधनों यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज के दोहन यानी एक्सप्लॉयटेशन से जुड़ी सभी गतिविधियां, जैसे कि कृषि। अब कृषि में हम क्या कर रहे हैं? वहां कोई फैक्ट्री की आवश्यकता नहीं, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। खेतों में हमने क्या किया कि खेतों में अनाज, ये बीज डाला और उत्पादन हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधनों का दोहन माना जा रहा है। वैसे व्यक्तिगत तौर पे अगर एक विचारक के तौर पे मुझे पूछा जाए कि क्या आप कृषि को प्राथमिक क्षेत्र ही मानते हैं, तो मैं कहूंगा कि नहीं। आज की तारीख में कृषि प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आना चाहिए। ये एक विचार है, ये एक विचार है, फैक्ट नहीं है। फैक्ट तो ये है कि कृषि वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है। लेकिन कई बार इंटरव्यू में इस तरह का आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आज की तारीख में कृषि में ऐसा नहीं है कि आप खेत में बीजों को ले गए, आपने बो दिया और अनाज काट के ले आए। ऐसा होता है क्या? नहीं। कृषि एक बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, इनपुट्स, आगत डिमांड करने वाला सेक्टर है। इसमें आपको खरीद के बीज डालना पड़ेगा, फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, पेस्टिसाइड का उपयोग होगा, ट्रैक्टर, थ्रेसर और कई सारी चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पूंजी इन्वेस्ट करना पड़ता है, तब आप जो है अनाज प्राप्त कर पाते हैं। तो देखा जाए तो अवधारणा के हिसाब से, मतलब एक विचार के हिसाब से, तो कृषि जैसे क्षेत्र आज की तारीख में प्राथमिक क्षेत्र नहीं रहे, लेकिन फिर भी इसको गिना जाता है प्राथमिक क्षेत्र में। उत्खनन, जैसे देखिए यहाँ कोयले का उत्खनन किया जा रहा है, यहाँ तेल का उत्खनन किया जा रहा है, उसी तरह से कच्चे तेल का निष्कर्षण, ये सब जो है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ तस्वीरों से भी देख सकते हैं, जैसे मत्स्य पालन हो रहा है या मत्स्य मछली को पकड़ना, गौ पालन हो रहा है। यहाँ देखिए, इसको क्या कहेंगे? इसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, यहाँ बागवानी हो रही है, तो बागवानी को क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और हॉर्टिकल्चर का भी और भी कई सारे एग्जाम्पल है, वो मैं लिख देता हूँ। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर को क्या कहेंगे? बागवानी, बागवानी। साथ ही साथ इसको उद्यान विज्ञान भी कहा जा सकता है।
उद्यान विज्ञान। ठीक है, तो ये बागवानी वाला सेक्टर जो है, हॉर्टिकल्चर जो है, ये भी किस में आ जाएगा, ये भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। और हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फलों का, सब्जियों का उत्पादन, ठीक है, मसालों का उत्पादन, मसालों का, फूलों का उत्पादन, ये सभी चीजें जो है कहीं ना कहीं आपका जो है ये हॉर्टिकल्चर बागवानी के अंतर्गत आता है और बागवानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट देखिए, यदि किसी देश की राष्ट्रीय आय व जीवन यापन में कृषि व संबद्ध क्षेत्र का योगदान न्यूनतम 50% हो, मतलब 50 कम से कम हो, तो उसे कृषि अर्थव्यवस्था कहते हैं। न्यूनतम 50 हो, 50 से अधिक है तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 50 है, यानी आधी अर्थव्यवस्था अगर मान लो कि कृषि व संबद्ध क्षेत्र में ही है तो उसको क्या कहेंगे, कृषि अर्थव्यवस्था कहेंगे। क्या लिखा हुआ है, कृषि व संबद्ध क्षेत्र का, यानी एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। तो अलाइड सेक्टर में बाकी जितने भी सेक्टर हैं सब आ जाते हैं। ठीक है, अब एक सवाल बनता है, सवाल यह है कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था को हम कृषि अर्थव्यवस्था कह सकते हैं? क्या भारत की अर्थव्यवस्था को कृषि अर्थव्यवस्था कह सकते हैं? तो इसका जवाब है कि नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था नहीं है। कैसे नहीं है, इसके लिए आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है, उद्योग का योगदान कितना है, सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है। ये फैक्ट अगर आप जान गए तो आप निर्धारित कर पाएंगे। फैक्ट मैं आगे स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल ये जानिए कि कृषि अर्थव्यवस्था नहीं है। द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र, वे सभी गतिविधियां जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को प्रसंस्कृत किया जाता है, यानी प्रोसेस्ड किया जाता है, तब वो हो जाता है क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र या फिर औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमने कच्चा तेल का निष्कर्षण किया था, पीछे आपने स्लाइड में देखा, क्रूड ऑयल आपके पास आ गया, उस क्रूड ऑयल को आप रिफाइनरी में भेजते हैं, ये रिफाइनरी है, रिफाइनरी में भेजे और रिफाइनरी में वो तेल इस लायक हो पाया कि उसका इस्तेमाल कर सकें गाड़ियों में, फैक्ट्रियों में। ठीक है, तो ये जो कच्चे तेल को हमने रिफाइन में भेज के उसको रिफाइन किया, तो ये क्या हुआ, प्रसंस्करण हुआ, प्रोसेस्ड करना हुआ। गेहूं आपने खेत में उत्पादन किया था, उस गेहूं से आपने बिस्किट बना लिया, ये प्रोसेस्ड करना हुआ। ठीक है ना, आलू से आपने चिप्स बना लिया, वो प्रोसेस्ड करना हो गया। आपने एल्युमिनियम या फिर लोहे का आपके उत्खनन किया था, उसका इस्तेमाल इस गाड़ी का जो, ठीक है, चद्दर बनाने में किया, गाड़ियों का निर्माण हो रहा है। ये सभी जो है औद्योगिक क्षेत्र यानी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत आ जाएंगी, यानी औद्योगिक क्षेत्र का ही एक पार्ट हुआ विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण मतलब इसमें मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, यानी किसी ना किसी चीज का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो विनिर्माण उद्योग विकसित देश में सर्वाधिक रोजगार सृजित करने वाला क्षेत्र रहा है। तो भारत में क्या ऐसा है, भारत में एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। प्राथमिक क्षेत्र था और सीधे सीधे तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र, जिसकी आगे हम चर्चा करेंगे, हम उधर चले गए। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो अपना है, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है यानी सेकेंडरी सेक्टर जो है अपना उतना डेवलप नहीं हो पाया। तो कितना डेवलप हुआ, फिर मैं कहता हूँ कि आपको फिर फैक्ट चाहिए कि जीडीपी में इसका कितना योगदान है, कितना योगदान है आगे हम देखेंगे। लेकिन एक फैक्ट आप यहाँ जान लें कि भारत में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, यानी कि भारत में चीजों का निर्माण हो। ये विदेशी पूंजी इसमें एक आकर्षित करने के लिए किया गया, मेक इन इंडिया की कम एंड मेक इन इंडिया कि भारत में आओ और भारत में निर्माण करो, यानी कि एफडीआई भारत में आएगा और उस एफडीआई से जो है भारत में विनिर्माण उद्योगों को स्थापित किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। तो मेक इन इंडिया का संबंध जो है मुख्य रूप से दो चीजों से, तो कम से कम आप याद रखना कि एफडीआई को आकर्षित करने के लिए पहली बात, दूसरी बात अपने औद्योगिक क्षेत्र यानी द्वितीय क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब द्वितीय क्षेत्र की किसी देश की राष्ट्रीय आय व जीवन यापन में न्यूनतम 50% की हिस्सेदारी हो, मतलब कम से कम 50, उससे ज्यादा भी हो सकता है, तो उसको औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से औद्योगिक अर्थव्यवस्था है। ठीक है, जापान वगैरह का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। पश्चिमी देश बोल रहे हैं तो जापान छूट जाता है, तो जापान को भी ले लीजिए, वो भी औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो क्या भारत औद्योगिक अर्थव्यवस्था है? तो नहीं, भारत औद्योगिक अर्थव्यवस्था भी नहीं है। अब आता है तृतीय क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर। इसके अंतर्गत सेवाओं का उत्पादन होता है, मतलब प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। आपको कि सेवाओं का उत्पादन कैसे हो सकता है, तो जैसे मैं एक शिक्षक के रूप में आपको
क्लास दे रहा हूँ तो ये भी सेवा का, सर्विस का प्रोडक्शन हुआ, ये भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ ना, ये भी अपना समय लगा के उसको एक खास डिजाइन करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो गया, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो गया, परिवहन का क्षेत्र हो गया, कोई ड्राइवर है, पायलट है, वो सब जो है तृतीय क्षेत्र का व्यक्ति हो जाएगा। स्वास्थ्य क्षेत्र का डॉक्टर है, नर्स है, स्वास्थ्य क्षेत्र का टीचर है, प्रोफेसर है, वो शिक्षा क्षेत्र। जब इस क्षेत्र का किसी देश की राष्ट्रीय आय व लोगों के जीवन यापन में न्यूनतम 50% का योगदान रहे तो उसे सेवा अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन है, सेवा अर्थव्यवस्था यानी सर्विस सेक्टर, तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था सर्विस सेक्टर की अर्थव्यवस्था कही जाएगी? तो प्राथमिक में नहीं है भारत, कि भारत को जो है कृषि अर्थव्यवस्था नहीं कह रहे हैं, भारत को औद्योगिक अर्थव्यवस्था नहीं कह रहे हैं, तो भारत को सेवा अर्थव्यवस्था ही कहेंगे, है ना। लेकिन ऐसे कहने से तो काम नहीं चलेगा, इसके लिए कुछ फैक्ट भी हम देख लेंगे। कुछ फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो फैक्ट ये है कि अलग अलग क्षेत्रों का, अलग अलग सेक्टर्स का भारत के जीडीपी में क्या क्या योगदान है। तो ये 2020-21 का एक फैक्ट आपके सामने रखूंगा। 2020-21 का इंडिया में ये देखेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों का जीडीपी में योगदान। आप चाहें तो विस्तार से भी लिख सकते हैं, यहाँ स्लाइड में जगह कम रहने के कारण इसको विस्तार से नहीं लिखता हूं मैं, तो आपको लेकिन लिखना चाहिए, या फिर जो शॉर्ट में लिख लो, याद कर लो, काम चल जाएगा, ठीक है, समझ जाओ क्या है ये। तो देखो योगदान जो है सर्विस सेक्टर का यानी सेवा क्षेत्र का, तो कितना योगदान है, तो इसमें फैक्ट ये है कि 53.89%। दूसरा सेक्टर इंडस्ट्री सेक्टर यानी औद्योगिक क्षेत्र का, इंडस्ट्री सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसका योगदान है 25.92%। तीसरा है एग्रीकल्चर, एग्री एंड अलाइड सेक्टर, ठीक है ना, एग्री एंड ये एंड है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, इसका योगदान है 20.19%, ठीक है। और ये सोर्स जो है इसका, जो जिस सोर्स से मैं ये बता रहा हूं वो है MOSPI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सरकारी आंकड़ा है, लेकिन ये 2020-21 का है। 2021-22 का होगा तो थोड़ा बहुत अंतर आएगा, 22-23 का होगा थोड़ा बहुत अंतर आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत ही अंतर आएगा। तो कहने का मतलब है कि इसको आपको लमसम तो पता होना ही चाहिए। तो एक बार इस फैक्ट को, इस फिगर को याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट ऐसे होते हैं इसको याद करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन इसको याद इसलिए रखना आवश्यक है क्योंकि अगले साल भी, अगले साल भी, अगले साल भी इसी के आसपास, जब तक बहुत बड़ा कोई चेंज ना आ जाए, लगभग इसी के आसपास रहेगा। तो कम से कम आप ये याद रख लेना, अगर एग्जैक्ट ना याद हो पाए तो, कि सर्विस सेक्टर का अराउंड 50% से ज़्यादा योगदान है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का अराउंड 25% के आसपास योगदान है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का यानी कृषि और संबद्ध क्षेत्र का अराउंड 20% योगदान है। तो ये 50 प्लस 25 और 20 ये एटलीस्ट आपको याद रहना चाहिए, साल के अनुसार थोड़ा थोड़ा अंतर आता रहेगा, ठीक है। तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, तो देखो भारत की अर्थव्यवस्था सर्विस सेक्टर वाली अर्थव्यवस्था, सर्विस सेक्टर का योगदान ज्यादा है, तो सेवा अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था को कहा जा सकता है। इसको एक बार और बोलो, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का ये फिगर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ क्षेत्र यानी कि इसको अब कहा जा रहा है ज्ञान क्षेत्र यानी नॉलेज सेक्टर, यह किसी अर्थव्यवस्था के मानव संसाधन की गुणवत्ता का आधार स्तंभ है। तो देखो चतुर्थ क्षेत्र भी जो है, क्वाटरनरी सेक्टर जो है, ये भी तृतीय क्षेत्र का ही एक विस्तार है, लेकिन इसमें मानव संसाधन की गुणवत्ता जो है वो थोड़ी उच्च स्तर की होती है। जैसे पीछे जिस चीजों को हमने देखा था, सपोज करो कि हमने शिक्षा देखा था, अब शिक्षा के क्षेत्र में ही हाई लेवल पे कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है, कोई प्रोफेसर है, तो उसको चतुर्थ क्षेत्र में रख देंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में ही मान लो कि कोई साइंटिस्ट है और वो हेल्थ सेक्टर में कोई न्यू इनोवेशन कर रहा है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है, उसको हम चतुर्थ में रख सकते हैं। परिवहन क्षेत्र में भी उसी तरह से जो हाई लेवल के जो लोग होंगे, ठीक है, वो चतुर्थ क्षेत्र में आ जाएंगे, ठीक है। उच्च स्तरीय जो मानव संसाधन है उसको हम लोग चतुर्थ क्षेत्र में रखेंगे। इसमें भी सेक्टर लगभग वही होंगे, शिक्षा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, खोज किसी क्षेत्र का या किसी चीज का, दवाओं का रिसर्च एंड डेवलपमेंट आदि से जुड़ी गतिविधियां, और साथ ही साथ सूचना आधारित सेवा, इसका मतलब
ये जो फोटो है ये आपको दिखा रहा है सूचना आधारित सेवा यानी आईटी बेस्ड सर्विस, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इसको कई बार जो है आईसीटी भी कहते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इन सब से जुड़ा हुआ जो सेक्टर है वो जो है चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? ये देखो यहाँ साइंटिस्ट वगैरह या फिर जो कंप्यूटर से रिलेटेड है कोई हाई लेवल के जॉब वाले जो लोग हैं वो सब इस क्षेत्र में आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है पंचम क्षेत्र। इसको याद रखना आप कि सभी शीर्ष निर्णयों से जुड़ी हुई गतिविधियां जो होती हैं, हाई लेवल की जो एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जो पॉलिसी को क्या करता है, एक तो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाला होता है, एक पॉलिसी मेकर्स होता है, ठीक है। तो जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, डिसीजन लेने वाले जो लोग हैं हाई लेवल पे, उन सब को चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों या फिर चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के हों या फिर प्राइवेट सेक्टर के हों, वो अगर नीति निर्णायक हैं, मतलब पॉलिसी मेकर्स हैं या हाई लेवल पे पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने वाले भी हैं, वो सभी पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, कोई आईएएस ऑफिसर है, ये सब इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, एकदम से हाई लेवल के टॉप के लोग। इन्हें किसी देश के सामाजिक आर्थिक निष्पादन का मस्तिष्क कहा जाता है। अगेन बहुत महत्वपूर्ण एक ये क्वेश्चन भी बन सकता है, और साथ ही साथ आप जब मेंस का आंसर लिखेंगे तो इन सब चीजों को समझ के आपको अपने आंसर में इन सब चीजों को पिरोना है, बहुत ही प्यार प्यार से, ठीक है। तो समझना बहुत आवश्यक है, अंडरस्टैंडिंग एक बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों कहा जाता है पंचम क्षेत्र के लोगों को सामाजिक आर्थिक निष्पादन का मस्तिष्क कहा जाता है? ये पीटी का भी एक सवाल है और यहां से एक मेंस का भी सवाल बन सकता है कि पंचम क्षेत्र के लोग सामाजिक आर्थिक निष्पादन का मस्तिष्क माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप भी यही तो बनना चाहते हो, और आप जो डिसीजन लोगे हाई लेवल पर उसका जो है सोशल इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आर्थिक इम्पैक्ट भी पड़ेगा और सोशल इम्पैक्ट भी पड़ेगा। ये माइक्रोसॉफ्ट का हुआ, ट्विटर का हुआ, या जो भी है अभी जो टॉप लेवल के ये सब लोग हैं, इनका भी कोई डिसीजन जो होगा, इनका जो कोई निर्णय होगा, इनकी जो पॉलिसी होगी, उसका इम्पैक्ट सामाजिक आर्थिक होगा या नहीं होगा? बड़े स्तर पर होगा। एक आईएएस ऑफिसर भी बड़े स्तर पर ग्राउंड लेवल पर चेंजेस ला सकता है, इसलिए कहा जाता है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल और विस्तार से देख लेते हैं। ये एक एनसीईआरटी का एक स्लाइड मैंने यहाँ लगाया है, जिसमें सेवा सेक्टर को तृतीय क्षेत्र, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र या क्रियाकलाप में डिवाइड किया गया है। और कोई चीज अगर एनसीईआरटी में है काम की चीज तो आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ डाला है। तो देखो याद कैसे होगा, ये तो बहुत विस्तारित है, याद हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र को पहले व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन, संचार और सेवाओं के रूप में याद कर लीजिए। चतुर्थ क्रियाकलाप में आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन बेस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई स्पेशलिस्ट किसी चीज का है, विशेषज्ञ निर्णय करता है, यानी कि पॉलिसी मेकर्स है। परामर्शदाता है, परामर्शदाता का मतलब किसी भी सेक्टर में वो परामर्श दे रहा है, ठीक है। इवन आज के तारीख में राजनीति जैसा जो परंपरागत क्षेत्र है उसमें भी परामर्शदाता बन रहे हैं लोग, ठीक है। और उनकी इतनी पावर, इतनी क्षमता होती है कि वो किसी पार्टी की सरकार तक बनवा सकते हैं। भारत में बहुत सारे ऐसी पार्टियों की सरकार है, राज्यों में विशेष करके, जो कि बहुत पॉपुलर नहीं है, बहुत ही बदनाम टाइप के हैं, फिर भी उनकी सरकारें बन जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का भी योगदान होता है, बहुत ही हाई लेवल पे ये काम करते हैं। कंपनियों में भी इसी तरह से परामर्शदाता होते हैं, नीति निर्धारक यानी कि पॉलिसी को जो है निर्धारित करने वाले लोग, ये सब। अब यहाँ व्यापार एवं वाणिज्य में जो तृतीय क्रियाकलाप है, इसमें भी कुछ चीज़ों को याद कर लें, जैसे ग्रामीण मंडियों को आप याद कर लें, दूरभाष, इंटरनेट आदि को याद कर लें। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हाट लगता है, जो भंडार है, फेरी वाले हैं, लोक वितरण स्कीम है यानी पीडीएस सिस्टम, ये सब जो है आपका कहीं ना कहीं जो है तृतीय क्रियाकलाप के व्यापार एवं वाणिज्य के अंतर्गत आ गया, ठीक है। सिर्फ तृतीय क्रियाकलाप का पार्ट है, इतना याद रखो। इसके अलावा परिवहन में तो आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के जो परिवहन सेक्टर है वो सब आ जाएंगे, ठीक है। संचार क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं, विशेष करके ये वाला जो पॉइंट है इसको आपको ध्यान में रख लेना है। फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, मुद्रण मीडिया, समाचार पत्रिका, ये सब जो है संचार के अंतर्गत। उसी तरह से सेवा के अंतर्गत मौद्रिक, बैंकिंग, बीमा, अचल संपदा या फिर ये सब एनजीओज वगैरह भी इसमें आ जाएंगे। तो याद करने का तो सब याद कर लो आप, लेकिन कुछ हाईलाइटेड है उसको एकदम से ध्यान में रखना है कि एनजीओ की सर्विस को आप तृतीय सेक्टर में रखेंगे या फिर चतुर्थ सेक्टर में रखेंगे। तो ये नॉर्मली तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत नया टाइप का नहीं है। नॉर्मली आप ये ध्यान में रखना कि जो औद्योगिक क्रांति 4.0 है,
ठीक है। औद्योगिक क्रांति के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो औद्योगिक क्रांति कई बार हुई है, तो अभी जो है औद्योगिक क्रांति 4.0 माना जा रहा है। तो औद्योगिक क्रांति 4.0 का अधिकतर जो मामला है वो चतुर्थ और पंचम क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। जो परंपरागत जितने भी क्षेत्र हैं वो सब जो है परंपरागत सेवा के क्षेत्र, वो सब तृतीयक के ही अंतर्गत अभी आएंगे। पीछे जो मैंने आपको सवाल दिया था उस सवाल का जवाब है इंस। तो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में लिखा गया था आर्थिक मंदी के बाद, और इसका जो मेन फोकस वो ये था कि समष्टि अर्थशास्त्र, तो भारत में पूरे वर्ल्ड में समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जो है जॉन मेनार्ड किन्स माने जाते हैं। आंसर इसका होगा बी नंबर। आई होप आप सभी लोगों ने आंसर सही किया होगा। जिन लोगों ने सही नहीं किया उसका मतलब है चीजों को ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जितनी भी मटेरियल आपको मिल रहे हैं उन सबको बहुत अच्छे से तैयार करना जरूरी है, अदरवाइज आज के इंटरनेट के युग में इतना ज्यादा ओवर इंफॉर्मेशन है कि आप बहुत परेशान हो जाओगे। एक मैं अपने तरफ से सजेशन देता हूं कि जो चीज आपको बहुत ही परफेक्ट लगे कि हाँ यहाँ से हमारा काम चलेगा और अपना एफर्ट और यहाँ से चीजें चलेंगी, बस उतना ही चीजों को कवर करो, बहुत ज्यादा चीजों को कवर मत करना। लेकिन जिन चीजों को कवर करो फिर आपका अपना हो जाना चाहिए। चलिए, अगर आपको क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन रेगुलर चाहिए, कोई कंफ्यूजन ना हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आप वंदे मातरम आईएएस टेलीग्राम चैनल जाकर के वहां इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दें। इस क्लास का जो पीडीएफ है उसको एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा हूं ताकि इसका जो अनावश्यक फैलाव ना हो। जो भी गंभीर स्टूडेंट है उन्हीं के पास ये मैटर जाए, कॉपीराइट का मामला हो जाता है यहाँ। तो एक ग्रुप बनाया गया है इकोनॉमिक क्लास पीडीएफ, वहीं इसको इसका पीडीएफ डाल दिया जाएगा। ये एक पेड ग्रुप है। पेड ग्रुप मतलब इसमें ग्रुप में जुड़ने के लिए बस आपको 250 रुपये एक बार वन टाइम पेमेंट करना है। जितने समय तक ये क्लास चलेगा, 2 महीने या 3 महीने, जितने समय मुझे लगे इसमें, तो सब मटेरियल आपको वहां मिल जाएगा। ठीक है, एक बार आपको 250 रुपये पे करना है। आपको इस पर मैसेज करना है अपने नाम और जगह के नाम के साथ और बताना है कि मुझे इसमें जुड़ना है, तो मैं आपको जोड़ लूंगा। एक कोई कोड भेजूंगा, उस पर आप पेमेंट कर देना। साथ ही साथ पीडीएफ के अलावा इसमें एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखने का मैंने सोचा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को जो ये क्लास और वीडियो के माध्यम से तो बहुत सारे सवाल रह जाते हैं। तो सप्ताह में एक दिन, कम से कम एक दिन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, गूगल मीट पे हम लोग प्रोग्राम रख लेंगे और गूगल मीट पे जो भी इस ग्रुप से बच्चे जो जुड़ेंगे, ठीक है, क्लोज ग्रुप से, उनका जो डाउट है वो मैं क्लियर कर दिया करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।